स्टार्ट करने जा रहे हैं समाकलन अध्याय 7 कक्षा 12 का भाग 2। हमने अब तक जो भाग 1 में पढ़ा वो 6वें चैप्टर पे जाके समाप्त हो जाता है आपके एनसीईआरटी का भाग 1। अब हम बात करेंगे भाग 2 यानी पार्ट 2 वाले बुक की, जिसका स्टार्टिंग और पहला चैप्टर अगर कंटिन्यूअस आप देखते हैं तो 7वां चैप्टर है, और पार्ट 2 में स्टार्टिंग देखेंगे तो समाकलन है 7वां चैप्टर। समाकलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत आसान इसलिए है क्योंकि आप अवकलन पढ़ चुके हैं और अवकलन पढ़ने के बाद समाकलन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये समाकलन का सिंबल होता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे समाकलन के सिंबल को, ये समाकलन का प्रतीक होता है, समाकलन का प्रतीक होता है। और याद रखेंगे आप कि अवकलन प्रत्येक फलन का हो सकता है लेकिन समाकलन प्रत्येक फलन का नहीं होता। इस बात को जब हम ये अध्याय शुरू करेंगे तो उस समय आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसा कि हमने इंट्रो में सारी बातें बता रखी थी कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो चलिए आइए देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। समाकलन के बारे में जानेंगे, फिर अनिश्चित समाकलन देख लिया जाएगा, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएंगे, जहां आपका 7.1 वाला जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होंगी, तो समय को व्यर्थ न करते हुए तुरंत ही स्टार्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं समाकलन की। समाकलन क्या होता है? देखिए हम 2 लाइनें लिखी है, अवकलन का प्रति अवकलज समाकलन कहलाता है। कहने का तात्पर्य बस आपसे इतना ही है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे अवकलन का मतलब होता है कम कर देना, तो समाकलन का मतलब होता है बढ़ा देना, यानी इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब बढ़ा देना। तो होता क्या है कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन कहलाती है। या दूसरे भाषा में कहा जाए कि fx का मतलब कोई फंक्शन है जो x का फंक्शन हो, x के सापेक्ष अवकलन उसका जो होगा उसे क्या कहते थे? अवकलन कहते थे। x किसी फंक्शन का, x fx के फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलज को अवकलन कहते थे। तो इसी प्रकार fx का x के सापेक्ष प्रति अवकलज का मतलब अवकलन का उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वह जो है समाकलन है। अब देखिए बात आता है कि इसे इस सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये सिंबल, इसे इसी सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। इसे इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं। इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बातें? अब समाकलन के बारे में तो आप जान गए कि अवकलन का उल्टा होता है, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यहाँ। तो अब आइए हम कुछ समाकलन के महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूले देख लेते हैं। क्या कुछ मानक समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात की जाए। देखिए एक बात और याद रखेंगे कि प्रत्येक फलन का अवकलन हो सकता है। एक नोट कर लेंगे यहाँ पे, छोटा सा नोट, प्रत्येक फलन का अवकलन हो सकता है, परंतु प्रत्येक फलन का समाकलन नहीं। थोड़ी सी दिक्कत यहीं पे आ जाती है बच्चों कि जब प्रत्येक फलन का समाकलन ही नहीं होता तो कोई अगर ऐसा फलन दे दिया जिसका हमसे समाकलन ना हो पाए तो, या जिसका समाकलन होता ही ना हो तो उसके लिए बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हम आगे जब पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो उसमें इसी चीज के बारे में बात की जाएगी। इस बात को नोट करके रखिएगा, कभी कभी मैथ के वाइवा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप मैथ का वाइवा होता होगा तो आपके स्कूलों में जैसे आप लोग क्या प्री बोर्ड देते होंगे, तो प्री बोर्ड में कहीं कहीं मैथ के वाइवा भी कराए जाएंगे। कहीं कहीं वाइवा में ये क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं कि क्या प्रत्येक फलन का जिसका अवकलन होता है उसका समाकलन भी हो सकता है, तो आपका जवाब सीधा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में कुछ बातें ऐसी आप याद रख लें कि आपको ऐसे जवाब नहीं देने हैं कि आपके जवाब से क्वेश्चन एराइज हो। अगर आपके जवाब से क्वेश्चन एराइज होता है तो आप उस वाइवा में पूर्ण रूप से नंबर नहीं ला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ मानक समाकलन की। अब मानक समाकलन में देखिए क्या है, x के पावर n का अगर हम समाकलन देखते हैं तो अवकलन क्या होता था, x के पावर n का अवकलन n बाहर आ जाता था, एक घात कम हो जाती थी, कम होती थी, अवकलन का मतलब कम होना हमने बताया था। यहाँ क्या हो रहा है, एक घात बढ़ जा रही है और उसी में एक घात जोड़ने के बाद उससे हमने भाग दे दिया। कंडीशन क्या कह रखी है, कंडीशन बस यही कहा है कि n जो है -1 आपका नहीं होना चाहिए। चलिए log x का अवकलन 1/x होता था, यहाँ देखिए पलट गया है, 1/x का समाकलन log x होता है, log x का समाकलन नहीं होता है। बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह e के पावर x dx। अच्छा एक बात और, ये dx क्या बता रहा है, तो बच्चों ये जो dx है ये बता रहा है कि उस फलन का जो समाकलन है वो x के सापेक्ष किया जा रहा है और कुछ नहीं। dx बस आपको इतना ही इंटीग्रेट करता है कि किसी फलन का जो समाकलन है वो x के सापेक्ष किया जाता है। यहाँ dy होता है तो y के सापेक्ष, dz होता है तो z के सापेक्ष, मतलब d के साथ जो भी चर फंक्शन जुड़ जाता है उसी वो ये डिनोट करता है कि उसका जो फलन और समाकलन है वो उसी चर के सापेक्ष किया जा रहा है या उस फलन के सापेक्ष किया जाता है। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि e के पावर x एक ऐसा समाकलन है जो ऐसा पकड़ लीजिए कि e के पावर x एक ऐसा फलन है, चाहे आप उसका अवकलन कर लीजिए चाहे उसका समाकलन कर लीजिए, ये वही रहता है, बदलता ही नहीं है। अरे देखिए क्या होता है कि आपके कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गुरुजी कितना भी पीट दें, कूट दें, लेकिन करेंगे वो अपने वाली ही, ठीक है। तो उस तरह से ये e के पावर x भी हैं। तो चलिए a के पावर x का जब समाकलन आप देखेंगे तो a के पावर x अपॉन log a होता है। वहाँ क्या आप पढ़े थे, log a का समाकलन, a के पावर x का अवकलन क्या पढ़े थे, a के पावर x log a पढ़े हुए थे। साइन x का देखिए उलट गया, माइनस कॉस x हो गया समाकलन, कॉस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का टेन x, ये सारे इधर होते थे लेकिन अब क्या हो रहा है, पलटते जा रहे हैं। कॉट x का समाकलन अवकलन कोसेक स्क्वायर x होता था तो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन कॉट x हो गया। अब देखिए सेक x का अवकलन आप करते थे तो सेक x इंटू टेन एक्स आया करता था। यहाँ सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन किया गया x के सापेक्ष, तब सेक x प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कोसेक x इंटू कॉट x का जब समाकलन करेंगे तो माइनस कोसेक x होगा। अब देखिए साइन इनवर्स x का जो हम प्रूफ भी कराए थे, प्रथम सिद्धांत से इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ कराया था कि साइन इनवर्स x का आप अवकलन क्या लाते थे, 1/1 माइनस रूट में x स्क्वायर आता था, भाई साहब आता था हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करने पर ये साइन इनवर्स x का भी समाकलन होता है और माइनस कॉस इनवर्स x का भी समाकलन होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसी तरह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x एंड माइनस कॉट इनवर्स x का समाकलन होता है। 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन सेक स्क्वायर x माइनस कोसेक इनवर्स x हुआ करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आपको पूरे के पूरे समाकलन में ही यूज़ करने हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी जब प्रतिस्थापन हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उस समय वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब हम 2-3 बातें और जान लेते हैं कि यदि किसी अचर तथा फलन के गुणन का समाकलन करना है तो ये एकदम अवकलन वाला नियम है। क्या होता था कि अचर वाले फलन को बाहर कर देते थे और जो फंक्शन होता था उसका अवकलन कर देते थे। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि यदि किसी फंक्शन में किसी अचर का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, उसके बाद उसका समाकलन करें तो समाकलन कुछ इस प्रकार होगा कि अचर वाला पद जो है वो बाहर आ गया और
जो आपका फंक्शन है वो समाकलित हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। जहाँ आपको के दिखा रहा अचर है, योग तथा अंतर का समाकलन भी देख लीजिए। अगर कोई दो फलन योग के रूप में दे के उसका समाकलन किया है तो दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह घटाने के रूप में है तो इसे भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। ये तो हो गई समाकलन की बात। यहाँ आपका समाकलन जो है स्टार्ट होता है। अब चलिए 7.1 में कुछ बड़े छोटे से और प्यारे से क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख लिया जाए। अच्छा, उनको देखने से पहले एक बात और समझिए कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है। देखिए, अनिश्चित समाकलन कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, अनिश्चित समाकलन की हम बात कर रहे थे, तो अनिश्चित समाकलन एक ऐसा समाकलन है जिसमें आप अगर किसी फंक्शन का समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं, तो उसमें एक स्वैच्छिक चर को समाकलन अचर के साथ जोड़ दिया जाता है। स्वैच्छिक चर का मतलब कुछ भी, जैसे आप मान के चलिए कि आप समाकलन किए f(x) का, और f(x) का समाकलन जो है f' प्राप्त हुआ, तो इसके साथ एक कांस्टेंट c जो है, अनिश्चित चर जो है, जोड़ दिया जाता है। इस पूरे फिनोमिना को ही हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित इसलिए क्योंकि समाकलन क्या है, बढ़ने की प्रक्रिया है। तो आप किसी भी फलन का लगातार बार बार, हजार बार आप क्या करते जाएंगे कि समाकलन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन किसी फलन का आप अगर बार बार अवकलन करेंगे तो एक समय जाके वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई साहब घट रहा है। तो जब घट रहा है तो घटते 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 शून्य हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ बढ़ रही है वो कहाँ तक बढ़ेगी किसी को पता है? नहीं पता है। तो इसीलिए इसको साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं जब अनिश्चित होता है, तो कि भैया अगर बढ़े उड़ेगा तो वही कांस्टेंट उसको संभाल लेगा। इसी वजह से एक कांस्टेंट की ज़रूरत हमें अनिश्चित समाकलन में पड़ती है।